कभी सोचा है कि हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का स्टाइल या हमारी हाइट हमारे परिवार वालों से इतनी मिलती जुलती क्यों होती है? ये सब होता है आनुवांशिकता या जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, उसके कारण। तो आज हम इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे और इस राज से पर्दा उठाएंगे कि हम अपने माता पिता की तरह आखिर दिखते क्यों हैं। लेकिन यहीं पर एक मजेदार पहेली सामने आती है। हम अपने माता पिता से मिलते जुलते तो हैं, पर उनकी कार्बन कॉपी तो बिल्कुल नहीं होते। हर कोई अपने आप में एकदम यूनिक है। तो ऐसा क्यों है? इसी सवाल के जवाब में साइंस के कुछ सबसे बड़े रहस्य छिपे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझना शुरू करते हैं। इसको एक रेसिपी की तरह सोचिए। आनुवंशिक लक्षण वो बेसिक सामग्री हैं जो हमें अपने माता पिता से मिलती हैं, और विभिन्नता या वेरिएशन वो खास तड़का है जो हमें सबसे अलग और अनोखा बनाता है। यही दोनों चीजें मिलकर जीवन में इतनी कमाल की वैरायटी पैदा करती हैं। इस गुत्थे को सुलझाने की कहानी हमें 19वीं सदी में ले जाती है, एक ऐसे साधु के पास जिन्होंने अपने बगीचे में सिर्फ मटर के पौधों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके आनुवंशिकता के इस पूरे कोड को ही क्रैक कर दिया था। इनका नाम था ग्रेगर मेंडल, और आज उन्हें आनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। सच तो ये है कि मेंडल के काम ने ही इस पूरी साइंटिफिक फील्ड की नींव रखी थी। मेंडल का तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था। देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर के पौधे चुने। क्यों? क्योंकि वे आसानी से उगते हैं और उनमें कई अलग अलग गुण साफ साफ दिखते हैं। फिर उन्होंने 7 अलग अलग लक्षणों पर फोकस किया, जैसे कि पौधे का लंबा या बोना होना। इसके बाद उन्होंने इन पौधों का क्रॉस परागण कराया, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कई पीढ़ियों तक जो भी नतीजे आए उनका बहुत धैर्य से विश्लेषण किया। अब यहाँ से बात दिलचस्प होती है। जब मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पौधे और एक शुद्ध बौने पौधे को क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में जो भी पौधे पैदा हुए वो सबके सब लंबे थे। बौनापन वाला गुण तो जैसे कहीं गायब ही हो गया था। ये एक बड़ा सवाल था, आखिर वो गया कहाँ? लेकिन असली ट्विस्ट तो दूसरी पीढ़ी में आया। जब पहली पीढ़ी के पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया तो बौनेपन वाला गुण फिर से सामने आ गया, और ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक सटीक गणितीय अनुपात में लौटा। हर 3 लंबे पौधों के लिए एक बौना पौधा था। ये जो 3:1 का अनुपात था ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये आनुवंशिकी का एक मौलिक नियम साबित हुआ। तो इन नतीजों को समझाने के लिए मेंडल ने 2 बड़े काम के शब्द दिए। पहला, प्रभावी या डोमिनेंट, यानी वो गुण जो खुद को दिखाता है, जैसे पहली पीढ़ी में सारे पौधों का लंबा होना। और दूसरा, अप्रभावी या रिसेसिव, यानी वो गुण जो मौजूद तो होता है पर प्रभावी गुण के सामने छिप जाता है, जैसे पहली पीढ़ी में छिपा हुआ बौनापन। अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के कुछ बुनियादी नियम बनाए। ये वो अदृश्य नियम हैं जो तय करते हैं कि कौन से गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाएंगे। उनका पहला नियम है पृथक्करण का नियम। इसका मतलब ये है कि हर गुण के लिए हमें माता पिता से 2 निर्देश मिलते हैं, लेकिन जब प्रजनन कोशिकाएं बनती हैं तो ये दोनों निर्देश अलग हो जाते हैं। दूसरा नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ये नियम बताता है कि अलग अलग गुणों के निर्देश, मान लीजिए फूल का रंग और पौधे की लंबाई, एक दूसरे से आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एक साथ ही जाएंगे। और यहीं पर साइंस की तरक्की देखने लायक है। मेंडल ने इन आनुवांशिक इकाइयों को कारक या फैक्टर्स कहा था, क्योंकि उस समय किसी को पता ही नहीं था कि ये असल में है क्या। आज हम जानते हैं कि ये कारक असल में जीन है, पर सवाल ये है कि ये जीन आखिर है क्या? यही सवाल हमें मेंडल के बगीचे से सीधा हमारे सेल के न्यूक्लियस तक ले जाता है। तो चलिए अब उस मॉलिक्यूलर रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो इन सभी लक्षणों को कंट्रोल करता है, और वो है डीएनए। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड असल में जीवन की एक पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसकी एक बहुत ही मशहूर बनावट है जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं, जो एक घुमावदार सीढ़ी जैसी दिखती है। इसी सीढ़ी के डंडों पर वो सारे निर्देश लिखे होते हैं जो किसी भी जीव को बनाने और उसे चलाए रखने के लिए जरूरी हैं। लेकिन डीएनए ये सारा काम अकेले नहीं करता। इसका एक साथी है आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में कुछ खास अंतर हैं, जैसे डीएनए में 2 लड़ियां होती हैं और आरएनए में सिर्फ 1। आप ये कह सकते हैं कि आरएनए एक मैसेंजर की तरह काम करता है,
जो डीएनए के निर्देशों को कॉपी करके कोशिका के दूसरे हिस्सों तक ले जाता है ताकि उन पर काम शुरू हो सके। तो ये सब एक साथ कैसे फिट होता है? अच्छा, जरा सोचिए कि हमारी पूरी आनुवांशिक जानकारी एक बहुत बड़ी एनसाइक्लोपीडिया है। तो क्रोमोसोम उस एनसाइक्लोपीडिया की अलग अलग किताबें यानी वॉल्यूम हो गए। उन किताबों के पन्नों पर जो कुछ भी लिखा है वो डीएनए है, और जीन उस लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर खास वाक्य या पैराग्राफ है जिनमें कोई एक निर्देश लिखा होता है। चलिए अब इन सभी सिद्धांतों को एक बिल्कुल असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं कि हम इंसानों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये आनुवंशिकता के काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, हम सब में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से जो 23वीं जोड़ी होती है ना, वो लिंग तय करती है। महिलाओं में 2 X क्रोमोसोम XX होते हैं और पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम XY होता है। तो बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता की तरफ से उसे X क्रोमोसोम मिलता है या Y। ये हम सब के अंदर मेंडल के नियमों का एक जीता जागता सबूत है। तो आज की हमारी इस यात्रा का निचोड़ क्या है? हमने जाना कि आनुवंशिकता का मतलब है जीन्स के जरिए गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। मेंडल ने अपने काम से इन गुणों के विरासत में मिलने के बुनियादी नियमों का पता लगाया। ये जीन डीएनए से बने होते हैं जो असल में जीवन का ब्लूप्रिंट है, और ये डीएनए हमारी कोशिकाओं के अंदर क्रोमोसोम में बहुत कायदे से पैक होता है। हमारी ये यात्रा एक बहुत ही सरल सवाल से शुरू हुई थी कि हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं, और हमें जीवन के सबसे गहरे कोड तक ले आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आनुवंशिकता के इस कोड को समझना बीमारियों के इलाज से लेकर मानव विकास को और बेहतर तरीके से जानने तक हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है, इस पर सोचिएगा।